Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। 7 साल का अनुभव है, ऑलमोस्ट 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर मैं आपके साथ हिस्ट्री, एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के वेरियस टॉपिक्स को डील कर रहा हूँ और साथों साथ मैं यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ साथ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट बताना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी प्लस के बारे में। I also teach on Unacademy Plus, and as you might be aware, it is the largest learning platform in India where you get the daily classes, you get the structured courses, you get live test and unlimited time access. तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप इनफैक्ट अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करना चाहते हो तो लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ तो हमारे साथ जुड़े हुए हो, बट आई इंसिस्ट यू कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी जुड़िए। मैं एनसीईआरटी तो यहाँ पे कराऊंगा, बट यूपीएससी एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत सारा पूछता है। एनसीईआरटी फाउंडेशन के लिए जरूरी है। मेरे जो भी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर चैनल के ऊपर कोर्सेज चल रहे हैं अभी, वो फाउंडेशन में आपको हेल्प करेंगे। बट इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर आते हो तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के क्लासेस को आप देख पाओगे। मेरे लेक्चर्स, मेरे हिस्ट्री के जो कोर्सेज चलते हैं उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा ऑप्शनल से लेके जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सब टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छी तरह से अपना कंसोलिडेटेड तैयारी कर पाओगे। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको वन सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए जाएंगे और इसमें आपको अलग से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी। हिस्ट्री का कोर्स मैं आपको कराऊंगा और मेरे सिवा हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी के टीचर है, एनवायरमेंट के टीचर है, इकोनॉमिक्स के टीचर है। हाँ ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको टीचर अवेलेबल होंगे, इंक्लूडिंग वी हैव द टीचर फॉर द ऑप्शनल एज वेल। तो आप ऑप्शनल के क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। यू विल बी एबल टू सी द लेक्चर्स ऑफ द ऑप्शनल एज वेल, है ना। तो आप इन सब क्लासेस के द्वारा इनको आप अटेंड कर पाओगे और मेरे जो हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट्स है उसको आपको स्लाइड्स और जो पीपीटीज होती है, हैंड्स आउट होती है, वो भी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ। वंस दे कम टू द प्लेटफॉर्म, आपको वहाँ पे मेरे जो इनफैक्ट करीबन 2000 के आसपास स्लाइड्स आपको अवेलेबल किए जाएगी मेरी तरफ से मटेरियल्स के रूप में। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हेल्प आउट कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है खास, आपको 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्रेफर करना है। द रीज़न मैं आपको 1 साल या 2 साल के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे का कारण यही है कि आप जब तैयारी करोगे तो आपको 1-2 साल तैयारी में लग जाएंगे। और जो 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं, दे आर इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप मिनिमम 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का 44,000 है। यूज माई कोड PN Live, ये कोड याद रखेगा। इससे आपको 2 फायदे होंगे। तो 10% डिस्काउंट होगा। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ मी। ठीक है, तो आप मेरे क्लासेस अटेंड करो, आप मेरे साथ इनफैक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल रहता हूँ। तो एक तो ये होगा। इसके सिवा 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का है और आपका 64,000 फीस है। यहाँ पे भी अगर आपने PN Live कोड यूज़ किया तो आपको और 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 57,600। तो ये दोनों आपके लिए एडवांटेज होगा। इसके अलावा अनअकैडमी एक नया सब्सक्रिप्शन लेके आया जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको पर्सनल मेंटर चाहिए, हमको कोई पर्सनल कोच चाहिए। तो ये जो पर्सनल कोच का जो कंसेप्ट है ये आपको अनअकैडमी आइकॉनिक के द्वारा मिलेगा। यू विल गेट पर्सनल कोच विल बी अलॉटेड बाय दी अनअकैडमी टीम, जो आपको रिव्यू करेगा, आपको मदद करेगा इन द प्रिपरेशन। तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर मैं आपके लिए जुड़ा ही हूँ और मेरे अलावा एक और इंसान होगा। मतलब आप समझिए कि 1+1 की जोड़ी हो जाएगी और आपको 2 लोगों की गाइडशिप मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी वंस यू विल जॉइन द प्लेटफॉर्म। तो मैं टीचर के रूप में आपके साथ कनेक्टेड हूँगा। डे टू डे प्रोग्रेस के लिए आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा जो मोटिवेशन देगा, गाइडेंस देगा, आपको प्रोफाइल रिव्यू में हेल्प करेगा, स्टडी ट्रैकिंग में हेल्प करेगा कि क्या क्या आपके अपडेट्स हुए, क्या नहीं हुए, उन सब में भी आपको मदद कर सकता है। तो उसके लिए भी मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। आंसर राइटिंग से लेके पूरी तरह से पर्सनलाइज फीडबैक दी जाती है ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए भी आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, PN Live ओनली। आपने जैसे ही PN Live रेफरल कोड यूज़ किया, 2 ईयर्स का 99,000 है, 89,000 में कवर हो जाएगा। उसी तौर के ऊपर 1 ईयर का 64,000 है, इट विल कम बैक टू 57,600 एंड यू विल गेट बेनिफिट एज वेल। आपको तैयारी में बहुत फायदा भी मिलेगा। तो ये तो रहा अनअकैडमी आइकॉनिक। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आपका नया बैच कब आ रहा है। तो माय न्यू बैच इज स्टार्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही जल्द मैं शुरू कर रहा हूँ। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बैच है। मॉडर्न हिस्ट्री हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, आपको उसका लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारे कंप्लीशन के स्टेज के ऊपर है, आपको उसके भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके सिवा मैं अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाता हूँ स्पेशल क्लासेस। ये वो क्लासेस है जो फ्री क्लासेस है, आप उसको देख सकते हो और स्पेशल क्लास को आपको मेरे लिंक के ऊपर ही मिल जाएंगे
यू विल गेट द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी अलग अलग टॉपिक होते हैं वो भी मैं वहाँ पे कवर कराता रहता हूँ। आज की तारीख में हम लोग MCQs कर रहे हैं। आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द अपडेट्स अबाउट द स्पेशल क्लासेस। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के क्लास के ऊपर, और देखते हैं कि इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म्स के बाद नेशनलिज्म कैसे उभर के आया। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, और चैप्टर नंबर 9 के तहत हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हो गई। तो हमने इनफैक्ट बहुत डिटेल कंडीशन के अंदर समझने की कोशिश की थी कि कैसे भारत के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा बनता है और भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने की शुरुआत हुई। ये जो राष्ट्रवाद के विकास की शुरुआत हम लोग ने देखी थी, तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको ये समझाया था कि कैसे नेशनल मूवमेंट के तहत जो मल्टीपल डायमेंशंस उभर के आए, इसी के आउटकम के रूप में जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेशनल इश्यूज उभर के आए थे, उन सब के कारण इंडिया के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। ये मॉडर्न नेशनलिज्म इनफैक्ट कैसे आया है, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि 1850 से लेके 1870s के बीच में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने। ये प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब कांग्रेस के पहले के इंस्टीट्यूशन थे। इनमें हमने पूना सार्वजनिक सभा की बात की थी, MG रानाडे, इंडियन एसोसिएशन की बात की थी आपके सोमनाथ बनर्जी के बारे में, मद्रास महाजन सभा, P आनंदाचार्लू जैसे लोग थे, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग आपको मिलेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, KT टेलांग, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग, बदरुद्दीन तैयब जी, एंड फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885। तो वी सी कि मल्टीपल बॉडीज वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड वी सी कि हमने ये जो सार्वजनिक सभा है इसका पूरा इतिहास समझने की कोशिश की, और हमने ये भी देखा कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इतना पढ़ा था और आपको ये टॉपिक के ऊपर कंक्लूड किया था कि भाई भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, कि कौन से कारण जिम्मेदार थे जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, है ना। तो इतनी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था और समझने की कोशिश की थी कि फैक्टर्स के रूप में क्या क्या जिम्मेदार थे। तो एक तो हमने आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद भारत के लोगों को अंग्रेजों के सामने जो गुस्सा था वो बढ़ गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कानून आता है उसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रेस को लेके, इंक्लूडिंग बिल आया था जिसका नाम था इल्बर्ट बिल जो जजेस को लेके था, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ये सब सिचुएशन में ब्रिटिशर्स की भारत के प्रति जो रेशियल एटीट्यूड था, जो वंशीय भेदभाव की जो नीति हुआ करती थी, वो सब भी उभर के आया, एंड फाइनली हमको यही देखने को मिलता है कि भारत के लोग इसका प्रभाव देंगे और इसका जवाब देंगे। ये जवाब के रूप में हमको यही देखने को मिला कि एक बॉडी बन के आती है जिसका नाम है कांग्रेस। 1885 के अंदर ये कांग्रेस बनती है। ये कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स उभर के आएंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन किन लोगों ने किया और किस तरह से कांग्रेस के अंदर फंडामेंटल चेंजेस आने की शुरुआत होती है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड लेट अस सी हाउ द कांग्रेस वाज बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस के अंदर ये सब अर्ली लीडर्स मिलेंगे। इनको हम लोग मॉडरेट्स के रूप में पहचानते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये नरम दल के लोग थे, ये सब नरम दल के लोग थे, एंड बिकॉज दे वर ऑफ द नरम दल का मतलब ये था कि ये सब सॉफ्ट हुआ करते थे, दे वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली, और उनके सामने फाइट करने के अंदर भी नहीं मानते थे, इसके लिए उनको मॉडरेट्स के रूप में पहचाना गया है। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे एसोसिएशन थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए। W.C. Banerjee, the first president of Congress, Sunnath Banerjee, Indian Association, R.C. Dutt was the earliest leaders जो ICS के रूप में रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, R.C. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त है, वो रिटायर्ड ICS थे, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की लिखी थी किताब, और एस सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे? द हिंदू वाले। ये वो लोग थे ज्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से बिलोंग करते थे, और कुछ कुछ लोग आपको मद्रास के भी मिल जाएंगे जिन लोगों ने इनफैक्ट ये कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 के अंदर की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? तो एओ ह्यूम वाज द फाउंडर, और आपके W.C. बैनर्जी है, वो उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन बनता है? W.C. बैनर्जी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो NCERT कहती है कि भाई अर्ली लीडर्स जो थे वो मॉडरेट्स हुआ करते थे, और ये जितने भी मॉडरेट्स है इन सब के अंदर दादा भाई नौरोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऑफ द मॉडरेट लीडर्स विल बी दादा भाई नौरोजी। अब हु वाज दादा भाई नौरोजी, इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, दादा भाई नौरोजी वाज अ बिजनेसमैन, publicist settled in London, and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। अब दादा भाई नौरोजी का स्टोरी आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी की स्टोरी यह है कि वो पारसी बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए थे, और इनका जो पॉलिटिक्स है वो भारत की जगह लंदन में ज्यादा चला है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि नो डाउट ही वॉज एन इंडियन पर्सन, बट ही स्टेड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन लंदन। उन्होंने अपने जीवन का काफी सारा समय जो है वो लंदन के अंदर निकाला है, एंड बिकॉज इन्होंने
अपना जीवन का काफ़ी समय लंदन के अंदर निकाला। तो इनका मानना यह था कि अगर मैं लंदन में रहूंगा तो लंदन में रह के जो भारत के लोगों की मांग है, द डिमांड दैट इज बीइंग रेज्ड बाय द इंडियन पीपल, उसको मैं हाईलाइट करा पाऊंगा। आई विल बी एबल टू हाईलाइट द डिमांड ऑफ द इंडियन पीपल इन द लंदन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उन्होंने इनफैक्ट लंदन में बैठे हुए अपनी राजनीति की। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड ऑन अ पार्लियामेंट्री सीट। ठीक है, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं 1892 के दौर में, और उस दौरान दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय बनते हैं, वो चुनाव जीत के आते हैं लंदन की पार्लियामेंट में। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में पहचाना जाता है, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे, और इकोनॉमिक हिस्ट्री को लेकर इन्होंने काफी अपना प्रभाव दिया है। इनकी एक किताब हुआ करती थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके द्वारा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी को हाईलाइट कराया था। किसको किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी को हाईलाइट किया था। और इसी के कारण एनसीईआरटी कहती है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो पब्लिसिस्ट हुआ करते थे। पब्लिसिस्ट समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय पब्लिसिस्ट? तो एनसीईआरटी कहती है कि दादा भाई नौरोजी वाज अ पब्लिसिस्ट। पब्लिसिस्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स कि ही वाज अ पर्सन हु वाज राइटिंग हिज आइडियाज एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल द इंडियन पीपल कि देखो ब्रिटिश हमारे दुश्मन है, हाउ द ब्रिटिश आर ट्राइंग टू टेक अवे द आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन पीपल। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी को याद रखते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी वाज वन ऑफ द पायनियर पर्सन, जिनका एक न्यूज़पेपर आया करता था जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। क्या नाम था? रस्त गुफ्तार। ठीक है, ये पारसी हुआ करते थे। रस्त गुफ्तार नामक एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया करते थे। तो इससे हमको समझ में आता है कि नौरोजी का कंट्रीब्यूशन कैसा था, किस हिसाब से उनका योगदान रहा था नेशनलिज्म के अंदर। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किन किन लोगों ने की थी? तो उसके जो फाउंडर हुआ करते थे एओ ह्यूम हुआ करते थे। कौन था? एओ ह्यूम। अगर आप देख रहे हो, ये रहा एओ ह्यूम का नाम। अब एओ ह्यूम का कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एओ ह्यूम? ठीक है, तो एओ ह्यूम वाज एन आईसीएस ऑफिशियल। एक्चुअली ये इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर ऑफिशियल हुआ करता था, और वंस ही रिटायर्ड तो उसने भारत के लोगों को कहा कि देखो मैं आपकी मदद कर सकता हूं टू फॉर्म द पॉलिटिकल बॉडी जो एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, और बहुत लोग ने इतिहास के अंदर लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है। तो कांग्रेस की स्थापना एक ऐसी पद्धति के रूप में होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेफ्टी वॉल की थियरी। पता नहीं आप में से कितने लोग ने पढ़ी है, बट अगर आप मेरे प्लस क्लास के ऊपर आओगे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि सेफ्टी वॉल किसे कहा जाता है और सेफ्टी वॉल किसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो वी थी कि ये जो सेफ्टी वॉल की थियरी है इसको प्रोपोगेट किया जाता है, और इस तरह से कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की गई। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस जो है अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। क्या हो रहा है? पॉपुलर हो रही है। अब देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर मैं आपको ये जो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, और उसको है ना फिर से टाइमलाइन अप्रोच से देखते हैं। अब मैंने आपको जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ने की शुरुआत की तो हमको पता चला कि 1850 के दौर में, 1850s के दौर में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, और नेशनलिज्म की शुरुआत के कारण हमको क्या मिला? 1870s के दौर में और 1880s के दौर में हमको रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस मिले। क्या मिल गए? रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो अभी हमने देखे थे पिछले क्लास के अंदर कि कौन से रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, मद्रास पॉलिटिकल एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, ऐसे बहुत सारे बॉडीज हमको मिलेंगे। और इसी का ही कल्मिनेशन हमको मिलता है 1885 के अंदर, जब हम लोग कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस कोई पक्ष नहीं था, याद रखेगा। इट वॉज जस्ट एन असेंबली ऑफ पीपल। एक्चुअली द वर्ड कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट कांग्रेस एक शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं लोगों की सभा। एक्चुअली अमेरिका के अंदर भी आपको कांग्रेस नाम का एक पक्ष मिलेगा। आप देखिएगा कि अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस नाम का एक इंस्टीट्यूशन मिलता है। अब अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है भाई साहब, वो कोई पार्टी थोड़ी है साहब। ठीक है, अमेरिका के अंदर उनकी संसद जो है उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर भी यही है। इवन इन इंडिया ऑल्सो वी कंसिडर कि कांग्रेस वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इनिशियली, इट वॉज जस्ट एन असेंबली ऑफ पीपल। कुछ लोग थे गिने चुने, वो पढ़े लिखे लोग थे, और वो चाहते थे कि भारत के लिए कुछ करे, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए कि इस तरह से कांग्रेस की स्थापना होगी, और ये कांग्रेस के लोग जो थे, वो कांग्रेस के लोगों ने इनफैक्ट धीरे धीरे हाईलाइट करना शुरू किया इंडिया के लोगों के मुद्दों को लेके। ठीक है, सो व्हाट वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो भी लीडर्स उभर के आए, जो अर्ली लीडर्स थे, उसमें आपको नाम पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन कौन था। ठीक है, अब कांग्रेस का सबसे पहला प्रेसिडेंट अगर आप देखोगे तो वो इज द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो आपको मिलेगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपको मिलेगा कौन? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। उसके बाद हम लोग जब सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे तो हमको दादा भाई मिल जाएंगे। वी फाइंड दादा भाई नौरोजी।
और थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में मैं 3-4 का नाम बता रहा हूँ, फिर जॉर्ज जूल, विलियम वेडरबर्न, ऐसे बहुत सारे लोग गोरे भी आएंगे, ठीक है। द ब्रिटिश विल ऑल्सो बी प्रेसाइडिंग ओवर कांग्रेस। और तीसरे थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले 3 के 3 प्रेसिडेंट याद रखेगा। और कांग्रेस की खासियत ये हुआ करती थी कि कांग्रेस की जो भी मीटिंग्स होती है, कांग्रेस की जो भी मीटिंग्स होती है, ये मीटिंग्स भारत के अलग अलग रीजन्स में होगी। इट विल बी ऑल इंडिया मीटिंग्स, ठीक है। तो कहीं एक जगह पे इन लोग की मीटिंग नहीं होती थी। दे वर नॉट लोकेटेड एट वन पॉइंट ओनली, दे यूज्ड टू डू मीटिंग्स एट ऑल डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अब कांग्रेस के बारे में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कांग्रेस के बारे में लिखना शुरू किया कि देखो देखो कांग्रेस करके एक बॉडी बनी है जो अंग्रेजों के सामने अब रिफॉर्म्स की मांग कर रही है, अंग्रेजों के सामने अब पॉलिटिकल डिमांड कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि इंडियन मिरर करके एक न्यूज़पेपर है, बाय द वे ये कौन पब्लिश किया करता था मुझे बताइएगा। Who used to publish the Indian Mirror? ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क दे दिया है मैंने कि कौन था पब्लिशर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा, ठीक है। अ न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर रोट इन द ईयर जनवरी 1886, 1886 के जनवरी महीने के अंदर लिखा जाता है। क्या लिखता है समझने की कोशिश करो। द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। क्या कहता है कि बॉम्बे के अंदर जो पहली कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, बॉम्बे में कौन था प्रेसिडेंट? व्योमेश चंद्र बैनर्जी विद 72 मेंबर्स इनफैक्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। तो ये कहता है कि ये पहली मीटिंग है कांग्रेस की 1885 के अंदर। पर जैसे जैसे कांग्रेस के लोग और इकट्ठे होंगे और ये लोग और ग्रोथ करेंगे तो हमारे लिए एक पार्लियामेंट्री बॉडी बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखा जाता है कि द न्यूक्लियस एंड विल लीड टू द गुड इनकन्विंसेबल मैग्नीट्यूड ऑफ आवर कंट्रीमेन, ठीक है, हमारे लोगों के लिए थोड़ा बहुत फायदे कारक होगा। इन सब चीजों के बारे में लिखा जाता है। अब देखिए कांग्रेस में खासियत क्या थी कि इनके प्रेसिडेंट हर साल बदलते थे। एवरी ईयर द कांग्रेस इज टू चेंज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हर साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बदले जाते थे और ये बदलते बदलते धीरे धीरे सबको चांस मिलता था रोटेशन के तहत, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी है, ये थर्ड कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कौन बनते हैं? थर्ड कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। तो आपको है ना लिस्ट पता चलेगा। आप जब कोई भी किताब देखोगे एनसीईआरटी के अंदर लिस्ट नहीं दिया हुआ, पर रेफरेंस बुक देख लीजिएगा कोई भी, या टेक्स्ट बुक जो भी आती है अच्छी खासी जो यूपीएससी के लिए काम में आती है, उसमें कांग्रेस के सेशंस होते हैं कि कौन सा सेशन कब हुआ, ये सेशन के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुए थे और उसमें कौन सा प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो व्हाट वी सी, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए और उन्होंने इनफैक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट एनी ऑफ वन क्लास, कोई एक वर्ग का नहीं है, और कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कोई एक धर्म से या संप्रदाय से नहीं है, बट ऑफ ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वो सब के सब कांग्रेस के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना की गई और यहां से ही कांग्रेस की पूरी अब बॉडी का अब डिमांड क्रिएट हुआ। अब देखिए कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम लोग असेंबली ऑफ पीपल के रूप में काम करेंगे। हम लोग कैसे काम करेंगे? लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब कांग्रेस का सबसे बड़ा टास्क आप समझने की कोशिश करो, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी? ये थोड़ा लूज हो गया था। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, मैं आपको समझा रहा था कि कांग्रेस एक बॉडी के रूप में जब बनी है, व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज अ बॉडी, कांग्रेस का सबसे बड़ा टास्क क्या था? व्हाट वाज द बिगेस्ट फोर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है, व्हाट वाज द बिगेस्ट टास्क ऑफ कांग्रेस। तो व्हेन वी सी द टास्क ऑफ कांग्रेस, जब हम लोग कांग्रेस के टास्क को देखते हैं तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के टास्क के रूप में द बिगेस्ट टास्क ऑफ कांग्रेस एंड द बिगेस्ट अल्टीमेट टास्क वाज द नेशन बिल्डिंग। क्या टास्क था उसका? नेशन बिल्डिंग। उसको पता था कि भाई मुझे राष्ट्र निर्माण करना है और जब तक मैं राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाऊंगा तब तक भारत के लोग जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उसको इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। और इसी के कारण व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, जैसे ही कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनती है या एक असेंबली ऑफ पीपल बनी, इसने नेशन बिल्डिंग के रूप में काम करने की शुरुआत की। एनसीईआरटी यहाँ से ही कहता है कि नेशन बिल्डिंग कैसे हुआ था, ठीक है। सो व्हाट वी सी, एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया गया है, नेशन इन द मेकिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है। तो यू सी कि व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, कांग्रेस जरूर से ये कहता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हम इनफैक्ट कोई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन कांग्रेस इनिशियली जब बनती है तो कांग्रेस का बहुत ही टारगेट ये था कि भारत का राष्ट्र निर्माण करना है, भारत के लोगों को इकट्ठा करना है, भारत के लोगों के साथ संवाद करना है, उनको राजकीय रूप से मैच्योर करना है, उनको परिपक्व करना है, उनको समझाना है कि राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र को कैसे चलाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि कांग्रेस के जो इनिशियल लीडर्स थे उनको मॉडरेट्स कहा गया और ये जो मॉडरेट्स थे इन्होंने इनफैक्ट पहले 20 साल तक कांग्रेस के अंदर अपना दबदबा रखा। सो फ्रॉम द ईयर 1885
till the year 1905, याद रखेगा, from the year 1885 till the year 1905, the early 20 years of Congress was under the control of the moderate group of politicians। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप था जिसे हम लोग मॉडरेट ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस के रूप में पहचानते हैं। ये वो लोग थे जिनका मानना यह था कि ब्रिटिश सरकार के सामने विद्रोह करने से हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। हम लोग ब्रिटिश सरकार के सामने जब जब पॉलिटिकली इनफैक्ट डिमांड करेंगे रिफॉर्म्स को लेके, ब्रिटिश सरकार को समझाएंगे कि देखो हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को थोड़ी बहुत राजकीय राइट्स देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार को हम लोग बोलेंगे कि देखो हम लोग को थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, हम लोग को राइट टू प्रेस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री एंड एक्सप्रेशन, ये सब देना चाहिए। तो इन सब की डिमांड इनकी हुआ करती थी। ठीक है, सो व्हाट वी सी, हम लोग को जब मॉडरेट्स को देखते हैं तो मॉडरेट पॉलिटिशियंस के अंदर हमको एक खासियत यही मिलती है कि ये जितने भी मॉडरेट पॉलिटिशियंस उस टाइम पे हुआ करते थे, ऑल द मॉडरेट पॉलिटिशियंस यूज्ड टू एक्टिव एट दैट टाइम, इन सब ने इनफैक्ट अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत लिमिटेड रखी थी। इन्होंने एक ही डिमांड रखी, क्या याद रखी, इनकी डिमांड थी, याद रखेगा, कि दे डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर द इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार के अंदर और जो आपकी जो शासन पद्धति है उसमें भारत के लोगों का डिमांड उन्होंने ज़्यादा रखी। दे ओनली रेज दिस डिमांड कि भाई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी कांग्रेस ने एक और डिमांड रखी है, वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब आप समझने की कोशिश करो इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब हुआ बनते थे। ठीक है, तो इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 ऑनवर्ड से ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए, 1861 और उसके बाद 1892। कांग्रेस बनती है इन द ईयर 1885। तो अगर आपको जानकारी होगी तो 1861 और 1892 के बीच में दो ये कानून पास हुए जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस एक्ट और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। तो ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है उसको रिफॉर्म करने की बात की गई है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में दो प्रकार की काउंसिल थी। एक काउंसिल थी जिसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि इसको रिफॉर्म करिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो तो वाइसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी, वहां पे तो कांग्रेस को पता था कि उनकी पीपुड़ी नहीं बजेगी, दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द वाइसरॉय काउंसिल, बट एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू एंटर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंडमार्क विक्ट्री फॉर द कांग्रेस। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो इनिशियल कांग्रेस के लीडर्स हुआ करते थे, जितने भी कांग्रेस के जो इनिशियल जो लीडर्स थे उन सब ने इनफैक्ट इसके बारे में डिमांड करने की कोशिश की और कहा कि भाई इंडिया के अंदर इनफैक्ट एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। और कहने की कोशिश ये भी की है कि भी इंडिया के जो भी प्रोविंसेस है ये प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दी जाए, द प्रोविंसेस शुड आल्सो बी गिवन द ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस ने पॉलिटिकल रिफॉर्म सबसे पहले मांग की है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि मॉडरेट्स जो थे उन्होंने क्या डिमांड की थी, तो याद रखेगा कि उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की थी। और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड के तहत मॉडरेट्स ने क्या कहा था, व्हाट द मॉडरेट्स डिड और व्हाट द मॉडरेट्स सेड। The moderates said कि they want representation of the Indian people, they want the councils to be amended and they want the right for the Indian people। और ये चाहते थे कि इसके कारण भारत के लोगों के अंदर थोड़ा एनलाइटनमेंट आएगा, जैसे ही एनलाइटनमेंट आएगा नेशन बिल्डिंग होने की शुरुआत हो जाएगी, समझे, राष्ट्र निर्माण होने की शुरुआत होगी। तो सबसे पहला आपका जो गोल है वो कांग्रेस के अंदर आपको ये मिलेगा और इस तरह से कांग्रेस की स्थापना इनफैक्ट होती है। नेशन बिल्डिंग के रूप में आपकी पूरी की पूरी सिस्टम चलती रहेगी। इसके सिवा कांग्रेस ने और क्या क्या राइट्स मांगे हैं और क्या क्या डिमांड की है उसको एक एक करके एनसीईआरटी क्या कहती है वो समझाते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि इट डिमांडेड द इंडियंस बी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। सरकार के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हुआ करती थी, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। यू माइट बी अवेयर अबाउट द आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। आपको जानकारी होगी कि आईसीएस करके जो एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको लेके 1861 के अंदर एक कानून पास किया गया था, द आईसीएस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। ये कानून के तहत इंडियंस को अलाउ किया जाता है कि इंडियंस विल बी एबल टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के लोगों को अलाउ किया गया कि भाई आप जा सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके अंदर आप अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हो। आप एग्जाम आज की तारीख में जैसे एग्जाम देते हैं यूपीएससी की, और यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद यू गेट इलेक्टेड टू सो एंड सो पोजीशन, तो वैसे ही कांग्रेस के अंदर भी इनफैक्ट कांग्रेस के लोगों का मानना यह था कि भाई हम लोग को भी इनफैक्ट एग्जाम देने की अनुमति होनी चाहिए। 1861 में एग्जाम तो हम लोग को अलाउ किया जाता है, पर एग्जाम का जो सेंटर हुआ करता था, द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वॉज नॉट इंडिया बट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इन लंडन। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो कांग्रेस क्या डिमांड करती है? कांग्रेस कहती है कि यार कितने लोग लंदन जाके एग्जाम दे पाएंगे। आज की तारीख में अगर यूपीएससी की एग्जाम अगर हम लोग लंदन के अंदर कलेक्ट करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ठीक है, तो आप में से कितने लोग लंदन जा पाएंगे? अरे वो तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ खाली 4 सेंटर रखेंगे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर
एंड कैलकाटा, मद्रास 5 सेंटर कर देते हैं। चलिए ठीक है, अगर 4-5 सेंटर में पूरे इंडिया के एस्पिरेंट्स को कहा जाए कि आपको वहां पे जाके एग्जाम देनी, तो डू यू थिंक अ पर्सन लिविंग इन अंडमान निकोबार विल बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन क्रॉसिंग ऑल द वे फ्रॉम द आइलैंड एंड देन कमिंग टू मद्रास, और दैट इज द चेन्नई आईवुड रीजन? ठीक है, हाँ, आपको लगता है क्या कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा होगा उतना दूर जाएगा और फिर अपने घर से इतना हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दे पाएगा? तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट द ब्रिटिश डेलिबरेटली डिड दैट। ब्रिटिश ने जानबूझ के ये किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोग जो है ये एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। और इसी के कारण इनफैक्ट कांग्रेस ने कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो भारत के अंदर भी होनी चाहिए और खाली लंदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन से भी हम समझ में आता है कि कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी मांग कर रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कांग्रेस ये कह रही है, और ये कह रही है कि भाई इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंडियनाइज किया जाए। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडियनाइजेशन? क्या शब्द लिखा गया है? इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारत के लोग इंक्लूड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विद इन एडमिनिस्ट्रेशन मोर एंड मोर इंडियन पीपल शुड बी इंक्लूडेड। जब तक आप भारत के लोगों को इंक्लूड नहीं करोगे, जब तक आप भारत के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक इनफैक्ट प्रॉब्लम होते रहेंगे। समझे आप लोग? ठीक है, सो व्हाट वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है? तो कांग्रेस ने डिमांड की कि भाई देखिए कि इंडिया के लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। क्यों? क्योंकि भारत के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा है, वंशीय भेदभाव हो रहा है, गोरे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर रखा जाता है और इंडियंस को कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर नहीं लेके जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की कुछ ऐसी हुआ करती थी, आप समझोगे तो द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ऊपर जो है हाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको हमेशा अंग्रेज लोग ही मिलेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड द इंग्लिश पीपल विल बी एट द हायर पोजीशंस। गेटिंग माय पॉइंट? उसके नीचे आप देखोगे तो मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हमको यही देखने को मिलता था कि इसमें भी अंग्रेज लोग ही हुआ करते थे। बट हम लोग जब लोअर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें फुल इंडियंस थे। समझे कि नहीं समझे? तो कांग्रेस का डिमांड क्या था कि भाई हम लोग को ऊपर लेके जाया जाए, and we should be considered fit to be eligible to go into the higher services। हायर सर्विसेज का मतलब यह है कि जो उपली सर्विसेज है उसके अंदर भी हम लोग को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बट इनिशियली सरकार नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि सरकार का मानना यह था कि वी आर व्हाइट मैन्स बर्डन। अगर आपको जानकारी होगी तो गोरे लोग क्या मानते थे कि गोरे लोगों का बोझ है हम लोग। ठीक है, क्या है? वी आर व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड व्हाइट मैन्स बर्डन माय फ्रेंड? दैट मीन्स दैट जो गोरे लोग हैं, ऑल द व्हाइट पीपल, वो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। और उन लोग का मानना यह है कि भाई हम लोग भारत को भला करने के लिए भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। द ब्रिटिश ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट दे आर डूइंग गुड बाय रूलिंग ओवर द इंडियन पीपल। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के रूप में बहुत सारे आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो यू विल सी मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है जिसके कारण भी इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट होते रहे हैं। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिलता है कि इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बहुत ही लैंडमार्क, मैं कहूँगा कि एक डिमांड थी जो कांग्रेस के अंदर की गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब्स के ऊपर थे वहाँ पे खाली गोरे लोग ही ऊपर रहा करते थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इट इज कंसिडर्ड दैट द इंडियंस कुड नॉट बी गिवन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंग्रेजों का बहुत ही क्लियर कट मानना था कि भाई भारत के लोगों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो अच्छी पोजीशन के ऊपर, है ना? तो ये सब सिचुएशन में कांग्रेस ने डिमांड की कि हम भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी चाहते हैं। तो कांग्रेस की डिमांड के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट इंक्लूड करते रहिएगा। पहला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना के अंदर क्या किया गया? पॉलिटिकल राइट्स और ये सब की। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया साहब? ठीक है, डिमांड मेड बाय कांग्रेस। चलिए हम लोग लिख देते हैं डिमांड्स मेड बाय कांग्रेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कांग्रेस ने कौन सी डिमांड की है? तो सबसे पहली डिमांड के रूप में हमने समझने की कोशिश की, द वेरी फर्स्ट डिमांड दैट द कांग्रेस मेड was the rights। और ये राइट्स के अंदर सिविल, पॉलिटिकल राइट्स की बात की। उसके बाद कांग्रेस ने क्या डिमांड की? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के रूप में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में क्या डिमांड किया गया? आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो इंडिया के अंदर हुआ करती थी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिफॉर्म करने की बात की गई है। इसके सिवा कांग्रेस की हम लोग जब तीसरी डिमांड देखेंगे, व्हेन वी सी द थर्ड डिमांड, तो कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात किया।
और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या किया कि ये जो सिविल सर्विसेज है जो आप तैयारी कर रहे हो उसका सेंटर इंडिया के अंदर होना चाहिए, उसका सेंटर इंडिया के अंदर होना चाहिए। दूसरा डिमांड क्या किया, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इंडियनाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें भारत के लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ, व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। द रीजन आई एम टीचिंग यू ऑल दिस पॉइंट्स क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलता है और क्या पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको पूछेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फिर उसके बाद आपको डिमांड के अंदर डाल देगा कि इनमें से कौन सी चीजें कांग्रेस ने डिमांड की थी, इनमें से कौन सी चीजें कांग्रेस ने डिमांड की थी और फिर उसके बाद आपके गरबे चालू हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आई डू नॉट वांट कि आप इस प्रकार के गरबे करो, इस प्रकार के डाउट्स को रेस करो, तो इट्स बेटर कि आप उसको शांतिप्रिय रूप से करोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी डिमांड कांग्रेस करता है एज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस और भी चीजों की डिमांड करेगा। अब देखिए कुछ चीजें कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में की, इसके सिवा अदर डिमांड्स में क्या इंक्लूडेड था, अदर डिमांड्स के अंदर कांग्रेस के अंदर क्या इंक्लूडेड था, उसको एक एक करके समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने जो दूसरी डिमांड की थी वो क्या की थी, ठीक है। तो लेट अस सी द डिमांड्स मेड बाय कांग्रेस, डिमांड्स मेड बाय कांग्रेस। और मैंने आपको अभी समझाया कि डिमांड्स मेड बाय कांग्रेस के अंतर्गत ये 3-4 डिमांड तो कांग्रेस करता ही है, ऑल दिस 3-4 डिमांड्स। इसके सिवा अदर डिमांड के अंदर याद रखेगा द फोर्थ डिमांड दैट द कांग्रेस विल बी मेकिंग, द फोर्थ डिमांड दैट द कांग्रेस विल बी मेकिंग will be related to something called as the drain of wealth theory। अगर आपको जानकारी होगी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ करके एक थियरी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको अभी थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, व्हाट द ब्रिटिश डिड, ब्रिटिश लोग क्या कहते थे कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स है इन सब की सैलरी जो है ये इंडिया के लोग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो इफ सम मिस्टर पीटर इज पोस्टेड इन इंडिया, अगर मिस्टर पीटर भारत के अंदर पोस्टेड है तो उसकी पगार और उसकी तनख्वाह जो है वो भारत के लोग देंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई भारत के लोगों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हु इज पोस्टेड इन इंडिया। अब इसकी कहानी क्या होती है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट पॉइंट, हाँ, बिकॉज द इंडियन पीपल वर सपोज टू पे अप फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जितने भी इनफैक्ट अंग्रेजों के एक्सपेंसेस हो रहे थे, अदर एक्सपेंसेस, ये सब के सब एक्सपेंसेस हमको क्या देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये माइक थोड़ा लूज हो रहा है, हम लोग इसको थोड़ा फिट कर देते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। हाँ, 1 मिनट साइड में हट जाता हूँ, आप तब तक एक छोटा ब्रेक ले सकते हो 1 ही मिनट का। हाँ जी, तो मैं आपसे साथ बात कर रहा था, मेरी आवाज आ रही होगी होपफुली आपको, चलिए ठीक है। तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत इनफैक्ट इंडिया से बहुत सारा पैसा निकाला। और अदर एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो भारत के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे लोगों को पेंशन देना पड़ता था, इनके जो भी स्टोर परचेज हुआ करते थे ये सबका सब भारत के लोग दिया करते थे, ठीक है। तो इनके जो भी ऑफिस के खर्चे होते थे, जो भी छोटे मोटे और भी एक्सपेंसेस होते थे, ऑल दिस वाज बीइंग पेड बाय द इंडियन पीपल, ठीक है। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने कहा कि आपके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, क्या है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी को कम कर दिया जाए, क्योंकि आप जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी को कम करोगे तो इंडिया से जो पैसा ड्रेन होके जा रहा है, इंडिया से जो पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड की तरफ ड्रेन होके जा रहा है, उसका ड्रेन बंद हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत ही लैंडमार्क पॉइंट थी, दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क पॉइंट व्हिच वाज रेज्ड बाय द इंडियन पीपल एट द कांग्रेस, जिन्होंने इनफैक्ट ये कहा कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इसको हमको बंद करना पड़ेगा, वी नीड टू स्टॉप दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा पैसा ये लोग ड्रेन करके जा रहे हैं, ठीक है। सो वी सी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी टू होम
इंडियनाइजेशन वॉज होप्ड दैट इट वुड रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। ठीक है, तो इंडियनाइजेशन करने के बाद भारत का जो पैसा है वो भारत के अंदर ही रहेगा और इंडियन ऑफिशियल्स की सैलरी इंडिया के लोगों के पास ही आएगी, क्योंकि खर्चा भारत के लोग अंदर ही करेंगे तो कहीं पैसा बाहर नहीं जाएगा, तो इंडियंस के लिए फायदे कारक होगा। ठीक है, अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली अंग्रेजों की खासियत ये हुआ करती थी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मैजिस्टेरियल राइट भी हुआ करते थे, आपको जानकारी होगी। और मैजिस्टेरियल राइट काफ़ी पावरफुल राइट्स हुआ करते थे, मतलब वो न्यायाधीश के रूप में था। और ऑलमोस्ट आज की तारीख में हम लोग कह सकते हैं ना कि एक जज होगा उतना ज़्यादा उतना पावर था। आज कैसा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, वी डेफिनेटली से कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम की एक पोजीशन है, पर कलेक्टर के पास अब पहले जितने मैजिस्टेरियल पावर नहीं रहे। वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ द मैजिस्टेरियल पावर फॉर द कलेक्टर जो पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। तो क्या होता है कि आपका जुडिशरी जो है और एग्जीक्यूटिव के बीच में आएगा तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर चेक्स एंड बैलेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई, व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, द इनिशियल कांग्रेस लीडर्स आल्सो मेड श्योर कि भाई हम लोग को सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना है, हमको शासन पद्धति को थोड़ा बहुत एक्सपांड करना है और हमारी जो पावर जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंकअप ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एक ये भी इनकी डिमांड थी। इसके साथ साथ कांग्रेस की एक और डिमांड क्या थी, वो थी रिपील्स ऑफ द आर्म्स एक्ट। क्या लिखा गया है, रिपील्स ऑफ द आर्म्स एक्ट। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड आर्म्स एक्ट, ठीक है। अब देखिए आर्म्स एक्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने आर्म्स एक्ट के अंदर कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज आर्म्स एक्ट। लॉर्ड लिटन करके आपका एक गवर्नर हुआ करता था और लॉर्ड लिटन ने 1878 के अंदर एक कानून लेके आया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। ये आर्म्स एक्ट के तहत हमने क्या पढ़ा था, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, तो इसने भारत के लोगों को हथियार रखने की जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली थी। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है जो हथियार रखने के लिए जानी जाती है, दे आर नोन फॉर कीपिंग द आर्म्स। और ये कम्युनिटी का मानना ये है कि भाई हम लोग हैं ना अपने वेपन्स को हमारे पास ही रखेंगे, और अंग्रेजों ने ये वेपन्स रखने की जो अनुमति थी वो उनसे छीन ली थी। तो सादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि मेनी इंडियंस पीपल वर नॉट गिवन द राइट टू आर्म्स, एंड बिकॉज दे वर नॉट गिवन द राइट टू आर्म्स दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ब्रिटिश रूल। तो कांग्रेस कहती है कि भाई हथियार रखना हमारा अधिकार है। क्या कहती है कांग्रेस कि द हथियार, द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट शुड बी टेकन प्लेस एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड ऑल्सो बी देयर। मैंने आपको ये समझा दिया है व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके अंतर्गत कांग्रेस कहती है कि हमको बोलने चालने की, हमको है ना अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भारत के लोगों के लिए क्या भला है, हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भारत के लोगों के लिए क्या बुरा है, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उन्होंने एक हाईलाइट किया इशू को और कहा कि देखिए भाई हम लोग भारत के लोगों के लिए चाहते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अनुमति होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक और इशू रेज किया, वो है इकोनॉमिक इशू। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। मतलब आप समझने की कोशिश करो, व्हेन वी टॉक अबाउट द इश्यूज विच वर रेज्ड बाय कांग्रेस, जब हम लोग कांग्रेस के द्वारा जो इशू रेज किए गए उसको समझेंगे तो हमको बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे। एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का इशू मिलेगा, जिसको कांग्रेस का मानना था कि अगर इंडिया से जो पैसा ड्रेन होकर इंग्लैंड में जा रहा है वो स्टॉप हो जाएगा अगर इंडियंस को आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करोगे। इसके सिवा हमने क्या पढ़ा, वो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। क्या किया जाए, जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये पॉइंट याद रखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। अब ये क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि कलेक्टर ही न्यायाधीश होगा, तो कलेक्टर कुछ गलत करेगा तो इसको सजा कौन देगा, ठीक है। इफ द कलेक्टर हिमसेल्फ इज द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर परफॉर्म्स एनीथिंग रॉन्ग, अगर कलेक्टर खुद कानून तोड़ता है तो उसको कौन सजा देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई हम ही न्यायाधीश है, हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो वो है ना पिता, सखा तुम ही हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है साहब। आप समझिए कि अंग्रेज लोगों ने पावर को एब्सोल्यूट करके रखा था, और जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट नहीं होती है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट जस्टिस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट द जस्टिस माय फ्रेंड। आपको न्याय तभी मिल सकता है जब आपकी न्याय व्यवस्था इंडिपेंडेंट होगी साहब, है ना। तो कांग्रेस के अंदर यह हुआ कि जो न्याय व्यवस्था हुआ करती थी वो न्याय व्यवस्था को लेके भी इशू क्रिएट हुए। जुडिशरी इंडिपेंडेंस ना होने के कारण भी हमको इश्यूज मिलेंगे। तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमको कांग्रेस के अंदर मिलती है जिसके कारण ये इश्यूज क्रिएट होंगे। और कांग्रेस ने जब अपनी स्थापना की तो कांग्रेस ने ये सब रिफॉर्म्स के बारे में भी कहा। इसके सिवा कांग्रेस ने जो एक रिफॉर्म कहा है वो क्या कहा है, तो मैंने आपको बताया अभी,
द अदर रिफॉर्म्स दैट वर रेज बाय द कांग्रेस, जो कांग्रेस रिफॉर्म्स को रेज करती है, तो उसमें राइट्स की बात की, रिप्रेजेंटेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या बात किया, जुडिशरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ को कम करने की बात की। इसके सिवा कांग्रेस जो नेक्स्ट रिफॉर्म को रेज करेगी, द नेक्स्ट रिफॉर्म दैट विल बी रेज्ड बाय द कांग्रेस, उसको याद रखेंगे हम लोग। द नेक्स्ट रिफॉर्म जो कांग्रेस रेज करती है वो है आपके इकोनॉमिक इश्यूज को। अब इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या हुआ करते थे भारत के अंदर, अब आप समझने की कोशिश करो। ब्रिटिश रूल की इम्पैक्ट के कारण क्या हुआ, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, तो हमको देखने को मिला कि दो इम्पैक्ट मिलती हैं। एक तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस कि हाउ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज फाइनली फिनिश्ड ऑफ, हाउ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। भारत की जो खेती की व्यवस्था थी और जो पूरी की पूरी जो खेती की सिस्टम थी, उसको किस तरह से इन्होंने तोड़ दिया। और भारत की जो शिक्षा नीति है और भारत की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट की थी, ये लैंड रेवेन्यू के कारण भारत की खेती को तोड़ा जाता है। हमने पढ़ा था कि ये लैंड रेवेन्यू क्या हुआ करती थी, रैयतवारी, महालवारी, जमींदारी, याद आया कि नहीं है आपको, है ना। तो इन द प्रीवियस क्लास हमने बहुत ही डिटेल वे के अंदर उसका डिस्कशन किया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि हाउ वी सी कि मल्टीपल चेंजेस विल टेक प्लेस। और इसके सिवा इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जब कमर्शियलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ, तो कमर्शियलाइजेशन के कारण हमको क्या देखने को मिला, व्हाट वी सी कि देयर वर क्रॉप्स दैट इज नोन एज कैश क्रॉप्स, जिसे हम लोग कहते हैं खेती के पाक। ये कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है इंडिया के अंदर, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया गया और इतनी बड़ी मात्रा में कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया कि बात मत करो। सो व्हाट वी सी कि बिकॉज द कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, आपके जो कितने भी कमर्शियल कैश क्रॉप्स है इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसी के ही आउटकम के रूप में व्हेन द कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो फूड क्रॉप्स है वो फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो कम किया जाता है, ठीक है। सो द फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज डिक्रीज्ड, तो वी सी द कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, द फूड क्रॉप प्रोडक्शन वाज डिक्रीज्ड। इन दिस सिचुएशन इनफैक्ट इंडिया के अंदर जब फमाइन आएगा और ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो भारत के लोगों के पास खाने के पीने के लिए कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा साहब, व्हाट विल हैपन, क्योंकि खाने पीने के लिए हमारे पास जो पाक था उसमें तो हमने जूट, शुगर केन, रबर, टोबैको, इंडिगो आदि इत्यादि क्रॉप्स को उगा दिया और बाकी का जो खाने का क्रॉप था, गेहूं था, आपका चावल था, बाजरा था, ज्वार था, उसको बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने इंडिया की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बहुत पूरी तरह से बदल दिया है और आपने रैयतवारी, महालवारी, जमींदारी सिस्टम के द्वारा भारत की खेती को पूरी तरह से बदला है। भारत की खेती को बदलने के तहत आपने कमर्शियलाइजेशन कर दिया और कमर्शियलाइजेशन के कारण आपके जो कैश क्रॉप्स की जो पद्धति को डेवलप कराया है और आदि इत्यादि और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके कारण रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड वी सी मल्टीपल थिंग्स विल बी फोर्स्ड आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, ऐसा नहीं था कि कोई एक चीज़ ही हम लोग इसके पीछे कंसिडर करेंगे। सो इन दिस सिचुएशन कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज उठाए, खास करके कौन से इश्यूज रहे, तो पॉवर्टी के इश्यूज, भारत के लोग गरीब के गरीब रह गए। अब देखिए पॉवर्टी एक ऐसा इशू है इनफैक्ट जो बहुत ही इंडिया को लेके कंडीशन क्रिएट कर देता है। अब देखिए पॉवर्टी को लेके एक बुक लिखी गई थी, देयर वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय ऑन पॉवर्टी, नाम ही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको जान के इनफैक्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो किताब है, दिस वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल। ये जो किताब है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी जाती है और ये किताब के अंदर दादा भाई नौरोजी अपनी हाईलाइट करता है अपनी चीज़ों को और दादा भाई नौरोजी समझाते हैं कि किस तरह से आपकी जो शासन पद्धति है इसमें अंग्रेजों के आने के कारण भारत में गरीबी बढ़ जाती है, ठीक है। सो वी सी कि पॉवर्टी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इम्पैक्ट। हाँ, अब भारत के लोग गरीब के गरीब रह गए, उसके पीछे का कारण क्या था, तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल फोर्स थी और भारत से जो पैसा है, इंडिया से जो भी पैसा है,
ये पैसा क्या कर रहा था, ब्रिटेन जा रहा था अलग अलग रूप से, ठीक है। सो इट वाज गोइंग टू ब्रिटेन इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये सब सिचुएशन में भी कांग्रेस इसके बारे में लिखेगी, कांग्रेस विल बी राइटिंग फॉर दैट, कांग्रेस विल बी हाईलाइटिंग कि देखो क्या क्या हो रहा है, इंडिया की शासन पद्धति को कैसे बदला जा रहा है और भारत के अंदर लोगों के साथ किस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में भी कांग्रेस हाईलाइट करती है, आपको इसके बारे में भी थोड़ी बहुत पॉइंट पता होनी चाहिए। इसके सिवा कांग्रेस ने क्या हालत किया है, लैंड रेवेन्यू के बारे में हाईलाइट किया है और लिखा है कि भाई देखिए भारत के अंदर जो खेती की पद्धति है, ये खेती की पद्धति के साथ लोगों का कैसा शोषण हो रहा है, इंक्लूडिंग इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट। भारत के जो किसान हैं उनको गरीब रखा जाता है और जमींदार जो है, जमींदार बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में भी कांग्रेस लिखेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसके सिवा कांग्रेस लिखती है अपने डिमांड्स के अंदर कि भारत से बहुत सारा जो खेती का प्रोडक्शन है, क्या है, भारत से बहुत सारा खेती का प्रोडक्शन है, हम लोग जो भी इनफैक्ट ग्रेन्स बना रहे हैं वो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस इट हैज क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस। क्या हो रहा है, इट हैज क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस। तो ये सब सिचुएशन में व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ कांग्रेस, जब हम लोग कांग्रेस की स्टोरी को देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिला भाई साहब, हमको यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर इनफैक्ट जो भी अर्ली लीडर्स थे, मॉडरेट्स, उन्होंने इनफैक्ट इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की जो कंडीशन ब्रिटिश इम्पैक्ट के कारण होती है, व्हाट द इंडियन रूल विल बी फेसिंग बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इम्पैक्ट, इन सब पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। सो वी सी मल्टीपल पॉइंट्स वर रेज बाय द कांग्रेस लीडर्स। बहुत सारे पॉइंट्स को कांग्रेस लीडर्स ने रेस किया था और इस तरह से कांग्रेस के लीडर्स ने इनफैक्ट कहा कि देखिए कि आप हमारा भारत का शोषण कर रहे हो, भारत के लोगों के साथ अन्याय हो रहे हो। इनफैक्ट कांग्रेस के लोगों ने एक ये भी पॉइंट को हाईलाइट किया और कहा कि भाई देखिए ब्रिटिश सरकार जो है वो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है। अब देखो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि ब्रिटिश उस टाइम पे राफेल तो लेके आए नहीं थे, खैर राफेल तो अभी हाथ लेके आए हैं, चलिए ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब वाई, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन द आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो हुआ करती थी उसके अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स जो है, जो अंग्रेज सोल्जर्स है, उनकी सैलरी काफी हाई हुआ करती थी। और इसी के अंदर अगर इंडियन सोल्जर हुआ करता था, अगर कोई सैनिक भारतीय मूल का है तो उसकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, क्या समझ में आ रहा है। जो ब्रिटिश ओरिजिन सोल्जर है उसकी सैलरी हाई हुआ करती थी, पर इंडियन ओरिजिन सोल्जर का सैलरी कम हुआ करता था। दूसरा, इसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूसली अंग्रेजों ने मिलिट्री के अंदर युद्ध किए थे, मतलब वॉर्स तो उनके लिए बहुत कॉमन थे। और 1870s के दौर में इन्होंने अफगानिस्तान में दूसरा युद्ध किया था। दे हैड अ सेकेंड वॉर इन अफगानिस्तान, 1876 के बाद के आसपास की टाइम है। और फिर उसके बाद उन्होंने बर्मा के अंदर युद्ध किया। मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसके 1-2 साल पहले कंटिन्यूसली 2 बड़े बड़े युद्ध किए गए बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो व्हाट वी सी कि द ब्रिटिश विल बी फाइटिंग 2 वॉर्स, वन इन अफगानिस्तान एंड द अदर वन इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड द अदर वन इन बर्मा। ये दोनों की दोनों जो लड़ाई की जाती है, ये दोनों की दोनों जो लड़ाई की जाती है, ये लड़ाई के परिणाम में भी हमको यही देखने को मिल रहा है, ये लड़ाई के परिणाम में भी हमको यही देखने को मिला कि बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होंगे। और कांग्रेस ने कहा कि देखिए तुम लड़ाई कर रहे हो, उसमें भारत के लोग मारे जा रहे हैं, भारत के लोगों को खर्चा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारी जेब से ही पैसा जाएगा साहब, है ना। तो युद्ध होता है, तो इनफैक्ट कांग्रेस ने कहा कि इसको भी खर्चा कम किया जाए। और ये सब खर्चा अब अगर आप कम करोगे, इफ यू रिड्यूस द एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा आप इरिगेशन के अंदर लगा दीजिए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इरिगेशन के अंदर लगा दीजिए। अब देखो इरिगेशन के अंदर लगाने का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एग्रीकल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा, नहीं चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि बिकॉज इंडिया की एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया, रैयतवारी महलवारी जमींदारी सिस्टम के कारण इंडिया की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बदला गया, पूरी तरह से दीवानी राइट्स कैप्चर करने के बाद इंडिया की एग्रीकल्चर को फिर कमर्शियलाइज किया गया। इन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज अच्छी तरह से किया, अंग्रेजों ने इंडिया की खेती को कमर्शियलाइज किया, पर कमर्शियलाइजेशन करने के पीछे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कराया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इन फाइट ऑफ दे हैड गिवन गुड रेवेन्यू ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप किसान से बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, पर ये पैसा आपको वापस किसानों को भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यू आर अर्निंग गुड मनी फ्रॉम द पीजेंट्स,
तो डोंट यू थिंक यू आर सपोज टू गिव बैक दिस मनी टू द पीजेंट्स? अगर आप किसान से थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, उसका मतलब ये हो गया कि आपको उसको वापिस भी देना पड़ेगा कमा के साथ। अंग्रेजों का मानना था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर खेती में चाहिए क्या साहब? आपको खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चाहिए, वो क्या चाहिए मेरे दोस्त? वो चाहिए इरिगेशन। क्या चाहिए? इरिगेशन। इरिगेशन इज द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर which is needed as a part of the agriculture. Getting my point? So what the British did, अंग्रेजों ने क्या किया साहब? अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो शासन पद्धति डेवलप की, उसमें इन्होंने इनफैक्ट एग्रीकल्चर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर ना क्रिएट करने के कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस यही कहती है कि भाई आप अगर अपना खर्चा कम करोगे युद्ध के अंदर बाकी सारे फालतू चीज़ों में से, तो भारत के किसानों के लिए खर्चा किया जाए और भारत की जो खेती है जिसकी बदहाली हो चुकी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी तुमको काम करना चाहिए। इसके सिवा कांग्रेस ने और क्या क्या इश्यूज रेस किए हैं, और क्या क्या इश्यूज रेस किए हैं, ठीक है? तो एक इश्यू रेस किया है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट टैक्स का इश्यू। क्या कहते हैं? सॉल्ट टैक्स का इश्यू, ठीक है? अब व्हाट इज द इश्यू विच इज रेस बाय द सॉल्ट टैक्स एंड द कांग्रेस के लोगों ने ये जो सॉल्ट टैक्स का इशू क्यों रेस किया, अब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। चलिए ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये एनसीईआरटी है कि हम लोग क्या बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं ना, मेरे प्रिय जितने भी व्यूअर्स हम लोग को देख रहे हैं, उनको बोलिएगा कि सर एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, पर एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मतलब आई एम टेकिंग एंड कवरिंग ऑल द रेफरेंस बुक्स एज वेल, ठीक है? आपको बहुत सारे लोगों को असमंजस होगी कि सर एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो भी आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। और अगर आप एनसीईआरटी को लाइटली लोगे, इफ़ यू टेक एनसीईआरटी इन अ वेरी लाइट वे, तो इट विल बी डिजास्टर्स इन द लॉन्गर रन, है ना? तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि यू प्लीज रीड एनसीईआरटी इन अ वेरी सीरियस वे एंड डोंट टेक इट एज जस्ट अनदर बुक। ये कोई अगली किताब है, खाली सामान्य रूप से खाली किताब से ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसा मत सोचेगा। ये किताब से भी बहुत बड़ी चीज़ है साहब, ठीक है? इट्स अ वेरी बिग थिंग अदर देन द बुक। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इसने सॉल्ट टैक्स के बारे में लिखा। अब देखिए सॉल्ट टैक्स क्या था, व्हाट वाज द सॉल्ट टैक्स एट दैट पॉइंट। हाँ, तो भारत के लोगों के ऊपर जो नमक है ना, नमक, इसके प्रोडक्शन की मोनोपोली अंग्रेजों ने बना दी थी। सॉल्ट प्रोडक्शन की मोनोपोली अंग्रेजों ने क्रिएट कर दी थी। मतलब आप समझने की कोशिश करो, नमक एक ऐसी पद्धति है, वो ऐसे भी बनता है। मतलब सॉल्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है, वो कहीं पे भी बन जाएगी। कैसे बनेगी? अगर आप समुद्र किनारे रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अ कोस्टल एरिया, और अगर आप समुद्र किनारे रह रहे हो और पानी आता है और इवोपरेट होता है, तो वो रीजन के अंदर आपको थोड़ा बहुत सॉल्टी लैंड मिलता है कि नहीं मिलता? और फिर नमक के दाने दाने मिल जाएंगे आपको साहब, ठीक है? तो अंग्रेजों उसके ऊपर मोनोपोली लगा देते साहब। और वे बैक इन द 1840s, 1840 के दशक में सूरत के अंदर एजिटेशन हुआ था इन द सॉल्ट इश्यू। सूरत के अंदर एजिटेशन हुआ था रिगार्डिंग द सॉल्ट इश्यू। तो सूरत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आपको समय मिले तो कभी पढ़िएगा द सूरत सॉल्ट एजिटेशन इन द ईयर 1844। और जहाँ पे सूरत के जो उस टाइम पे बौद्धिक लोग थे, द इंडिविजुअल्स एंड द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ द सूरत, दे आर वेरी मच लाइक नो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिन्होंने सरकार की क्रिटिसिज्म किया और कहा कि ये क्या फालतू का चीज़ तुमने लगा के रखा है, ठीक है? तुम नमक के ऊपर इस प्रकार का टैक्सेस लगाते हो, दिस इज नॉट राइट साहब, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेगी, बट सूरत सॉल्ट एजिटेशन वॉज वन ऑफ द एजिटेशंस जो सॉल्ट के लिए होता है, दैट वाज रिगार्डिंग द सॉल्ट। एंड ये सॉल्ट के इश्यूज को हाईलाइट कराते हुए कांग्रेस ने कहा कि इसको कम करना चाहिए, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। ये सॉल्ट के ऊपर ही अगर आपको जानकारी होगी तो 1930 के अंदर गांधी जी ने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। पता है कि नहीं पता आपको? ठीक है, सो गांधी जी ने इनफैक्ट सॉल्ट सत्याग्रह किया था और वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना? सो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, हमने इसको पढ़ा था, या इनफैक्ट मेरे जो प्लस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये याद होगा, या आपने किताब के अंदर भी पढ़ा होगा व्हाट इज CDM ऑल अबाउट, है ना? तो ये सॉल्ट टैक्स के बारे में बताता है। कांग्रेस कहता है कि ये नमक के ऊपर कानून हटाना चाहिए। आपने नमक के ऊपर कानून लगा के बहुत बर्बरता दिखाई है। मतलब आप समझिए, नमक के ऊपर कानून लगाना तो उसका मतलब ये हो गया कि अमीरों को भी इसका फटका पड़ेगा और गरीबों को भी फटका पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी प्रोडक्ट है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है कि नहीं है साहब? ठीक है, यू नीड सॉल्ट फॉर दी
आई वुड से फूड। आप कोई भी चीज़ का खाना बनाओगे साहब, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी नमक यूज़ होता है, और इसके सिवा भी सॉल्ट का उपयोग आप है ना स्वाद के अनुसार यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ खाना बनाते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो द ब्रिटिश व्हाट दे डिड, अंग्रेजों ने क्या किया, सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, कांग्रेस ने कहा कि भाई इसको भी कम करना है। क्या करना है? इसको भी कम करना है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो कांग्रेस ने सॉल्ट के लो के भी अपने इश्यूज रेस कराए और कहा कि नमक के ऊपर भी आपने ये जो लगाया है फालतू का बर्बरता कानून, वो भी गलत कर दिया है। इसके सिवा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कांग्रेस उठाती है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड। दिख रहा है आपको ये पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, अब ये पॉइंट के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, अगर आपको पिछला क्लास याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन लेबर्स को अब्रॉड भेजा गया इन मल्टीपल कंट्रीज लाइक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, मतलब सारी भाषा में मैं उसको वेस्ट इंडीज के रूप में पहचान सकता हूँ। फिर हमने देखा था कि मॉरिशियस, फिर अफ्रीका, और फिर उसके बाद फिजी जैसे आइलैंड के ऊपर जो पैसिफिक के अंदर आए हुए हैं। हमने इतना पॉइंट को प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि इंडियन लेबरर्स जो यहाँ पे भेजे जाते थे, ये कैसे थे? इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में थे। कैसे हुआ करते थे? इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में इनको लेके जाया जाता था। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडेंचर्ड लेबर्स? इसका मतलब क्या है? इंडेंचर्ड लेबर्स किसे कहते हैं, आपको वो समझाता हूँ। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंडेंचर्ड लेबर्स? इंडेंचर्ड लेबर्स मूलभूत रूप से एक ऐसा शब्द है जो भारतीय मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना के लेके जाया जाता था फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, और ये अदर कंट्रीज में इनफैक्ट लो कास्ट कम्युनिटी के लोग थे। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर उसको बहुत अच्छा डिटेल के अंदर पढ़ा था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर उनको लेके जाया जाता था। और कांग्रेस ने कहा कि भाई देखिए, हम भले भारत के अंदर बने हो, हम भले बॉम्बे के अंदर बने, फिर कलकत्ता गए, फिर आपके इलाहाबाद गए, अलग अलग रीजन्स में डिस्कशन हुए, बट वी वांट कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल पीपल ऑफ इंडिया। और भारतीय मूल के लोग जो दुनिया के कोने कोने के अंदर बैठे हुए हैं, ऑल द इंडियन ओरिजिन पीपल हु आर सेटल्ड इन द मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन सब के लिए हम लोग डिमांड करेंगे, उन सब की राइट्स को लेके डिमांड करेंगे, उन सब के बारे में उनका गुडविल, उनका भला होगा, उसके लिए हम लोग डिमांड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि कांग्रेस ने इनफैक्ट डिमांड की कि भाई आप इनफैक्ट जो इंडियन लेबर्स है, आप जो इंडियन लेबर्स है, कौन से लेबर्स? जो इनफैक्ट भारत के बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आपको इनफैक्ट कुछ अच्छी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, और उनका शोषण ना हो वो भी करना पड़ेगा। इसके सिवा कांग्रेस कहती है कि भाई हम लोग तो हमारे आदिवासी लोगों के बारे में भी सोचते हैं। हम किसके बारे में सोचते हैं? वी ऑल्सो कंसिडर अबाउट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब व्हाट डू मीन बाय फॉरेस्ट ड्वेलर्स? तो अंग्रेजों का मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, और अंग्रेजों की कंडीशन के बारे में मैंने आपको ये समझने की कोशिश की थी कि अंग्रेजों ने भारतीय शासन पद्धति के तहत इंडिया के जंगलों को भी छोड़ा नहीं था। द ब्रिटिश डिड नॉट लेफ्ट द इंडियन फॉरेस्ट एज वेल। और भारत के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया था। और इसी के कारण व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, कांग्रेस हाईलाइटेड दैट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको जो जंगल के ऑफिशियल है, फॉरेस्ट के ऑफिशियल से बहुत परेशान करते हैं, और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। तो व्हाट वी सी, कांग्रेस ने एक और इश्यू उठाया, और ये इश्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा, इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पीपल है, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ भी बहुत भेदभाव हो रहा है। मतलब आप समझिए, कांग्रेस ने इंडिया के हर एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए हाईलाइट किया। कांग्रेस ने गरीबों के लिए प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने अमीरों के लिए प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने किसानों के लिए प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने वर्कर्स के लिए प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए, कांग्रेस ने मजदूरों के लिए प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने बिजनेसमैन के लिए, कॉमन मैन के लिए प्रश्न उठाया। कांग्रेस ने अपना इंडिया का जो ड्रेन हो रहा था, जो पैसा इंडिया से माइग्रेट होके, या हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से ड्रेन के रूप में जा रहा था इंडिया से इंग्लैंड, उसके बारे में भी प्रश्न उठाया। तो नॉट वन, आई वुड से, टॉपिक वाज लेफ्ट ओवर बाय द कांग्रेस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस वॉज अ बॉडी ऑफ इलीट पीपल। क्या था? कांग्रेस एक अमीरों की बॉडी हुआ करती थी,
जहां बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठे होके खाली और खाली अमीरों के बारे में बात करते थे, तो उसके सामने हम लोग जब कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं तो हमको यही देखने को मिलता है कि इन स्पाइट ऑफ the body of the elite people, the Congress did not talk on behalf of the professional groups, zamindars or the industrialists. It talked about each and every person. क्या कहता है साहब? ठीक है, तो कांग्रेस के लिए जनरली एक पूर्व धारणा बन गई थी जब कांग्रेस बना था, जहां बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में, एक बॉडी के रूप में खाली अमीरों का प्रतिनिधित्व करेगी। बट अगर हम लोग कांग्रेस की डिमांड्स को देखते हैं तो कांग्रेस ने पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक, मल्टी कल्चरल डिमांड्स को हाईलाइट कराते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर फला फला प्रकार के रिफॉर्म्स हो और ये रिफॉर्म्स भारत के लोगों के लिए काम में आए, वैसे रिफॉर्म्स आपको कराने चाहिए। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि कांग्रेस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इनिशिएट कराया। ये रिफॉर्म्स के तहत बहुत सारे लोगों को हाईलाइट और बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट चेंज कराने के लिए भी बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब मॉडरेट लीडर्स का रोल क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक। ठीक है, द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। उनका क्या रोल था कि वो चाहते थे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। मॉडरेट्स ने कभी भी ये नहीं कहा है कि भाई हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, ठीक है। उनका यही था कि ब्रिटिशियर्स का जो नेचर है, नेचर ऑफ द ब्रिटिश नेचर है, रूल है, उसको पब्लिक के अंदर लेके आया जाए। देखो हमारा दुश्मन कौन है, वो अंग्रेज है, वो उनको हाईलाइट करा देना है, ठीक है। भारत को आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी वो सेकेंडरी बात है, बट पहले तो हम लोग ब्रिटिशर्स की जो सच्चाई हो पब्लिक तक लेके जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि पब्लिक अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाएगी, हाउ द पब्लिक अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड। गेटिंग अ पॉइंट। तो इसके बाद लिखा जाता है कि दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ द ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। यही कांग्रेस के लीडर्स ने अपने न्यूज़पेपर्स लिखे, यही कांग्रेस के लीडर्स ने अपने आर्टिकल्स लिखे, यही कांग्रेस के लीडर्स ने अपनी जो विचार है वो इनफैक्ट अलग अलग, है ना, डायमेंशंस के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की। अब जैसे मैं दादा भाई नौरोजी की बात करता हूँ, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, समझ में आया कि नहीं आया। या उसी तौर के ऊपर मैं रोमेश चंद्र दत्त की बात करूंगा, आई कैन टॉक अबाउट दी रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त जो है उन्होंने किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी मॉडरेट पॉलिटिशियन थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बात करते हैं तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का न्यूज़पेपर आया करता था, कौन सा था, इस न्यूज़पेपर वॉज बंगाली करके उनका एक न्यूज़पेपर आया करता था। इनफैक्ट एस.एन. बनर्जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल, वो पहले एक भारतीय बने जिनको जेल में भेजा गया। अब क्यों जेल में भेजा गया, बिकॉज ही रोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार के सामने लिख दिया, सरकार ने भारत के लोगों को क्रिटिसाइज किया था, इंडिया के कल्चर को क्रिटिसाइज किया था, और इसके लिए एस.एन. बनर्जी कहते हैं कि भाई मैं नहीं स्वीकारूंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको मिलता है कि कांग्रेस के जितने भी अर्ली लीडर्स थे, ऑल द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस, इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया, अपने विचारों को पब्लिक तक फैलाया और पब्लिक को कहा कि देखो हमारे साथ मुद्दे कौन से ड्रेन ऑफ वेल्थ का मुद्दा है, हमारे साथ मुद्दा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, हमारे साथ मुद्दा कौन सा है, राइट्स का मुद्दा है, हमारे साथ मुद्दा कौन सा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, भारत के लोगों को संसद के अंदर बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। उस टाइम पे जो संसदीय संस्थाएं हुआ करती थी जिसे हम लोग काउंसिल्स कहते हैं, उसके अंदर इंक्लूड कराना चाहिए। हमारे साथ मुद्दा कौन सा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, न्याय व्यवस्था और आपकी जो इनफैक्ट कारोबारी का तंत्र है, उन दोनों के बीच में भेद क्रिएट करना चाहिए। वी शुड हैव डिफरेंसेस ऑफ पावर, वी शुड हैव द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। व्हाई? बिकॉज द जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों इकट्ठे होंगे तो उसके कारण क्या होगा, इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ पावर कन्फ्लिक्ट एंड दिस विल लीड टू मोर, आई वुड से, ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये भी इन्होंने हाईलाइट किया है, दिस वाज हाईलाइटेड बिटवीन दिस जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव इशू एज वेल। इसके सिवा, इसके अलावा जब हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे, When we talk about the कांग्रेस, तो कांग्रेस ने इनफैक्ट नमक का मुद्दा उठाया, मजदूरों का उठाया और ये सब अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखते गए, ठीक है। सो दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल इन द स्पीचेस। ऐसा नहीं था कि मॉडरेट लीडर्स खाली चुपचाप बोलते रहे, इन्होंने सरकार की कड़ी निंदा भी की, सादी भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, दे ऑल्सो डिड द कड़ी निंदा ऑफ द गवर्नमेंट। और ये कड़ी निंदा करते हुए इन्होंने सरकार को कहा कि देखो आप गलत हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
इंक्लूडिंग दे सेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन। तो पहले 20 साल तक मॉडरेट्स जो है उनका भले स्वतंत्रता के रूप में आइडिया क्लियर नहीं था, दे डिड नॉट हैड मच ऑफ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू द फ्रीडम और आई वुड से द इंडिपेंडेंस, बट उनका मानना यह था कि हम लोग भारत के लोगों को एक नींद से उठा देंगे। भारत के लोग जो सोए हुए हैं, भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो दुश्मनाहट को उसके बाहर से निकाल जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो वी सी कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कराने के लिए उन्होंने काम किया। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड द रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम्स एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। क्या कहते हैं साहब, इनका मानना ये था कि ब्रिटिश लोग जो है वो भारत के लोगों के लिए जो मांग किया जा रहा है उसको समझते हैं। They felt that the British had the respect of the ideals of the freedom and they would accept the demand of the Indians. Do you think that the Indian demand will be accepted by the British, my friend? तो मॉडरेट्स लोग है ना एक ख्याली पुलाव बना के जी रहे थे। बहुत सारे हिस्टोरियन लिखते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइएगा। मॉडरेट्स के लिए कहा जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने एक बबल के अंदर अपना जीवन बिताया था और उनको लग रहा था कि भाई यही सच्चाई है। भाई सच्चाई वो नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हमने अंग्रेजों को कोई अर्जी लिख के दे दी, और ये जो 8 पॉइंट का चार्टर मैंने आपको बताया, ये जो 8 पॉइंट का चार्टर हमने पढ़ा ना अभी, ठीक है, जो पब्लिक ओपिनियन के बारे में लिखा गया, फमाइन के बारे में लिखा गया, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के बारे में लिखा गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा गया, कि कांग्रेस के लीडर्स का बहुत सारे लोगों का मानना था कि इट वुड बी अल्टीमेटली गुड, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर भारत के लोगों की डिमांड मानी जाएगी, पर आपको लगता है सरकार मानेगी? गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड्स, खाली हम लोग हमारी मांग को रखेंगे एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियंस। भारत के लोगों की जो डिमांड है वो सरकार के सामने रखते हुए, इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स इस प्रकार की डिमांड को रखते हैं, और कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स ये डिमांड जब रखेंगे तो सरकार को ये कहा जाएगा कि देखिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आप करिए, ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखिए आगे क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, वो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इलीट लीडरशिप थी। गेटिंग माय पॉइंट। एंड बिकॉज ये बहुत ही इलीट लीडरशिप हुआ करती थी, तो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है बाय द गवर्नमेंट, ना ही उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। बिकॉज ये मॉडरेट पॉलिटिशियन सबके सब कैसे हुआ करते थे, इलीट क्लास ऑफ पीपल हुआ करते थे। एंड बिकॉज दे बिलोंग टू द इलीट क्लास ऑफ पीपल, ये वो लोग थे जो बहुत ही अमीर वर्ग के लोग थे, तो इसके कारण क्या हुआ कि मॉडरेट्स पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं बना पाए। और जब आंदोलन चल रहा है आपका और आप पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं बना पा रहे हो, उसका मतलब ये होगा कि पब्लिक आपको लॉन्ग टर्म में नहीं स्वीकारेगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो मॉडरेट्स के साथ यही हुआ साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो एनसीईआरटी पूछती है व्हाट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द अर्ली कांग्रेस, ठीक है, डज दिस कमेंट हाईलाइट। क्या पूछता है कि भाई कांग्रेस जब बनती है उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स इनफैक्ट क्रिएट होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स के कारण क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज क्रिएट हुए, उसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंगली आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या चीज़ें हो गई थी और इसके विषय क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, अर्ली कांग्रेस को लेके हम लोग बात करेंगे। तो इसी के कारण क्या होता है कि कांग्रेस के विदिन जो ग्रुप था उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हम लोग तो अमीर लोग हैं, हम थोड़ी भारत के लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी में से ही दिनशा वाचा, जो कांग्रेस के लीडर भी हुआ करते थे और बॉम्बे के अंदर बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी मिलेंगे पारसी कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने नौरोजी साहब को लिखा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि फिरोज शाह मेहता इज नाउ डेज टू बिजी विथ हिज पर्सनल वर्क, दे आर ऑलरेडी रिच इनफ, मिस्टर तेलांग also remains too busy. I wonder if all remain busy in the pursuit of gold, can the progress of the country be advanced? क्या लिखते हैं साहब दिनशा वाचा साहब? दिनशा वाचा साहब लिखते हैं, किसको लिखते हैं? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी 1886 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बाय द वे, और दादा भाई नौरोजी बहुत पॉपुलर थे सबके अंदर। तो दिनशा वाचा क्या लिखते हैं कि भाई फिरोज शाह मेहता, कौन फिरोज शाह मेहता? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाला। केटी तेलांग, कौन केटी तेलांग? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाला। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, फिर इसके जितने भी मेंबर्स थे, दे लेटर ऑन जॉइन द कांग्रेस, ये सब के सब कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं।
तो ये फिरोज शाह मेहता के बारे में दिन शाह बादशाह क्या लिखते हैं कि भाई सब लोग अपना काम में बिजी है, आप इनफैक्ट चीज़ों को हाईलाइट कराते हो, बट अपनी काम के अंदर बिजी रहोगे तो पब्लिक का मुद्दा कौन देखेगा? हु विल थिंक अबाउट द पब्लिक? पब्लिक के मुद्दे को कौन हाईलाइट कराएगा? हु विल गिव अस द जस्टिस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट? हमको कौन न्याय देगा कि भारत के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है। सो बिकॉज द इश्यू वॉज रिगार्डिंग द जस्टिस, भारत के लोगों का न्याय का मुद्दा ये था, तो भारत के लोगों को तो न्याय मिला नहीं। कांग्रेस की स्थापना के साथ भी हम लोग जब देखेंगे तो इन दिस सिचुएशन हमको यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस के अंदर एक दूसरा ग्रुप उभर के आया। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा ग्रुप उभर के आया, याद रखिएगा, ठीक है। सो इनिशियली कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना की थी, इनिशियली जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी उसको मॉडरेट्स कहते थे। क्या कहते थे? मॉडरेट्स कहा जाता था। और ये जितने भी मॉडरेट्स थे ये थोड़े बहुत रिफॉर्म का अप्रोच मानते थे, और इन्होंने इनफैक्ट कभी भी फ्रीडम के बारे में बात नहीं की। बट 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, टिल द ईयर 1905, इन द अर्ली 20 ईयर्स, ये मॉडरेट पॉलिटिशियंस फेल हो जाते हैं। क्या होता है? ये फेल हो जाता है। बिकॉज द मॉडरेट पॉलिटिशियंस विल बी फेलिंग, तो उसके बाद एक नया ग्रुप उभर के आया, अ न्यू ग्रुप इमर्ज इन द कांग्रेस। और ये जो नया ग्रुप कांग्रेस के अंदर उभर के आया, ये कहता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट बाय एनी मीन्स। क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं कैसे भी करके छीन के भी लूंगा सा। ठीक है। कौन कहता है? तिलक कहते हैं स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे। ठीक है। तो तामी में आमी ते गेणारजा है। ठीक है, मैं उसको लेने ही वाला, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते साहब। तो ये जो स्वराज की आइडियोलॉजी है जिसे एक्सट्रीमिज्म के रूप में पहचाना गया है, और कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, ये मॉडरेट पॉलिटिशियंस के सामने एक नया ग्रुप उभर के आएगा। ये नया ग्रुप कहता है कि वी आर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पीपल, and because we are the extremist ideology people, we will give you new dimensions in history. Getting my point? तो we see दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर्स है जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके द्वारा इन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक तंत्र और अर्थव्यवस्था के ऊपर भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ते उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये मॉडरेट्स के सामने दूसरा ग्रुप मिलेगा। एंड 1905 ऑनवर्ड से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक नया ग्रुप मिलेगा, नेशनल मूवमेंट को एक नया डायमेंशन देते हुए, जिसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? दी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच टू द नेशनल मूवमेंट। ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है मेरे दोस्तों, हमने देखा है कि 1850 के बाद भारत के अंदर नेशनलिज्म को इमर्ज करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स बन गए। देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि इंडिया में कैसे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने। ये रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बाद मैंने आपको समझाया कि कांग्रेस एक असेंबली ऑफ पीपल के रूप में था, और किस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस के अंदर उभर के आए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस के लोगों ने नेशन बिल्डिंग करते हुए वी द पीपल के लिए डिमांड रखा, और बहुत सारे रिफॉर्म्स की मांग की। कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स मांगे, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे इश्यूज थे। फाइनली 1905 तक आते आते ये जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस है, इनको चैलेंज करने के लिए एक नया ग्रुप आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में पहचानेंगे। ठीक है। सो वी सी कि 1905 तक आते आते कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप बन जाएंगे, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। अब ये क्या काम करते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग? तो मैंने आपको बताया कि इनका एक ही गोल था, और वो कौन सा गोल था? तो मेरे दोस्तों, उनका गोल था स्वराज का। और 1905 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे बदल जाएगी। ये वो टाइम था जब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा, जिसे हम लोग कहते हैं द स्वदेशी मूवमेंट। क्या कहेंगे? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है, किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसके पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हुआ करते थे। बट आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे कंक्लूड करने के साथ साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और मैं आपको अभी भी कहूँगा कि वी विल नॉट इनफैक्ट डिसअपॉइंट यू व्हेन इट कम्स टू दी अनअकैडमी प्लस, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपके साथ एडवांटेज यही होगा
कि आप इनफैक्ट छोटे क्लास के अंदर आप जुड़ोगे तो हमारे साथ कनेक्ट हो पाओगे, हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे और हम लोग है ना जो भी डाउट्स होंगे वो भी ले पाएंगे। बहुत सारा एडवांटेज होता है साहब, है ना। तो जो जनरली कभी कभी यूट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू लाइक नो लिंक अप विद देम, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चालू हो रहा है, बहुत ही जल्द हो रहा है, तो आप उसको जुड़ सकते हो। इसके सिवा अनअकैडमी के ऊपर मैंने आपको बताया कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सब के लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो लाइव क्लासेस भी मैं लेता रहता हूँ, हर एक कोर्स आता रहता है, रिपीट होता रहता है, अपडेट होता रहता है। अभी हमने मॉडर्न कवर किया है, आई विल बी स्टार्टिंग विद द एंशिएंट, फिर मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सबको भी कराने वाला हूँ। और अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा यही है कि एक सब्सक्रिप्शन आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर कराएगा। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर द वन सब्सक्रिप्शन। सो इट इज़ नॉट द केस कि आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको हिस्ट्री मेरे से पढ़ना है, पॉलिटी कोई और टीचर से पढ़ना है, ज्योग्राफी कोई और टीचर से पढ़ना है, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा याद रखिएगा PN Live, दिस इज द कोड दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर एंड यू कैन गिव इट टू अदर पर्सन एज वेल। इवन कोई और भी यूज़ करना चाहता है PN Live कोड तो कर सकता है, ठीक है। आपको 10% डिस्काउंट तो देगा ही, पर UPSC CSE में आप मेरे साथ जुड़ पाओगे एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द EMI एज वेल। आप EMI में चाहते हो तो EMI में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी बैंक आपको अलाउ करती है कि नहीं करती है। तो आपको एप्लीकेशन के अंदर इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल ऑन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इसके थ्रू आप इसके साथ लिंकअप कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द टीचर एंड ऑल्सो विद द मेंटर। तो आप मेरे साथ तो होगी, एक और आपकी इनफैक्ट हेल्प कर पाएंगे। PN Live इज द रेफरल कोड, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल है प्रतीक UPSC, क्या नाम है? प्रतीक UPSC, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। Please join the Telegram channel. You will get all the updates about my classes and the special classes and the new batches that I will be launching over a period of time. और आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। Till then, keep studying.